गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो एमएससी जूलॉजी और बीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस से, कि किडनी में जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उस समय ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। ओके, नाउ थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर आने से पहले, कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती कैसे है। तो मैंने स्लाइड में यहाँ रिप्रेजेंट किया है कि कुशनी इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। और उसने बताया कि किडनी में जब यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती हैं तो उस प्रोसेस में टोटली 3 स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमने यहाँ मेंशन किया है जो फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो सेकंड स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इट इज़ रीएब्जॉर्प्शन। और जो थर्ड और जो लास्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इट इज़ कॉल्ड सीक्रीशन। इन तीनों प्रोसेस का जो ओवरऑल रिजल्ट है इट इज़ कॉल्ड यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन, ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। हमने यहाँ पर इसे एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हमने एक नेफ्रॉन को एक फ्लोरल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है कि ब्लड की एंट्री नेफ्रॉन में हुई एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल के द्वारा। ओके, ये हमने यहाँ पर एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल को रिप्रेजेंट किया है। ब्लड अंदर आया, एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल इस बोमेन कैप्सूल जो पार्ट है वहां एंटर करने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको मैंने सर्कल किया है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर जहाँ पर प्रेजेंट है जिसके अंदर, उस स्ट्रक्चर को हमने कहा है बोमन्स कैप्सूल। एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल से ब्लड एंटर हुआ और फिर इफेरेंट रीनल आर्टेरियोल के द्वारा नेफ्रॉन से बाहर निकल गया। यहाँ पर इफेरेंट रीनल आर्टेरियोल आगे जाकर नेफ्रॉन का जो टिब्यूलर पार्ट है उसके चारों ओर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल है नेफ्रॉन का इनिशियल पार्ट, इट्स ए कप लाइक स्ट्रक्चर। और नेफ्रॉन का जो सेकंड पार्ट है जो टिब्यूलर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है उसके बारे में। उसका फर्स्ट पार्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, पीसीटी। आगे एक लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर होती है। एक डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है। तो एक तो बोमेन कैप्सूल है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका टिब्यूलर पार्ट है जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये 3 डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर
कैपिलरीज, कलेक्टिवली ये स्ट्रक्चर मेलपीजियन टिब्यूल कहलाती हैं। इसी मेलपीजियन टिब्यूल के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ पर इस प्रोसेस को हमने नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है। तो बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ये एक स्ट्रक्चर बनाएगी, इट इज कॉल्ड मेलपीजियन टिब्यूल। और इसी मेलपीजियन टिब्यूल वाले पार्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें सिंपली ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। नाउ यूरिन फॉर्मेशन की जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा कि आफ्टर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट बनता है और इस पार्ट में आएगा उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सिंपली जीएफ कहा जाता है। इस जीएफ में कई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो यूजफुल होते हैं। इन यूजफुल सब्सटेंसेस को इस जीएफ से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। इसलिए यूरिन फॉर्मेशन की जो सेकंड स्टेप होती है इट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन, और ये प्रोसेस बड़ी सेलेक्टिव होती है, नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट में होती है। इसलिए रीअब्जॉर्प्शन को कहा जाता है सेलेक्टिव टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। लास्ट एंड फाइनल यूरिन फॉर्मेशन की जो लास्ट स्टेप है जिसे हमने 3 नंबर से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, इट इज कॉल्ड सीक्रीशन। सीक्रीशन में क्या होता है कि जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई, ब्लड एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल से आया, फिल्टर होने के बाद इफेरेंट रीनल आर्टेरियोल से बाहर निकल गया, तो कई बार कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो टॉक्सिक है, विषैले है, वो इस इफेरेंट रीनल आर्टेरियोल में एंटर कर जाते हैं। तो इन्हें क्या किया जाएगा, इन सबस्टेंसेस को इस पेरीटिब्यूलर कैपिलरी से वापस नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट में डाला जाएगा। इसी थर्ड स्टेप को सीक्रीशन या टिब्यूलर सीक्रीशन के नाम से जाना जाता है। तो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन। और इस डायग्राम से हमने ये समझने की कोशिश की कि यूरिन फॉर्मेशन की कौन सी प्रोसेस नेफ्रॉन में कहाँ पर होगी और एक्चुअली उस प्रोसेस में होगा क्या। अब आज के इस लेक्चर में हम इलेबोरेट कर रहे हैं केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को। ओके ओके इस स्लाइड में हम बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने मेंशन किया है, पिछली स्लाइड में भी ये कंप्लीट हुआ था, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जब भी यूरिन फॉर्मेशन होगा तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पहली स्टेप होगी यूरिन फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। पहली कंसेप्ट हमारी है, मैंने यहाँ मेंशन किया है, इट इज़ द बैरियर्स ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, कि जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो उस ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए 3 बैरियर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। या मैं ऐसा कहूँ कि एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलस में एंटर हुआ और इफेरेंट रीनल आर्टेरियोल से वो वापस बाहर निकलेगा। जैसी बॉडी की दूसरी कैपिलरीज हैं वैसी ही एक कैपिलरी ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है। लेकिन बॉडी की जो दूसरी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके बाहर या उनके चारों ओर केवल 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जबकि इस ग्लोमेरुलर तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसके चारों ओर 3 लेयर्स प्रेजेंट है, एक एडिशनल लेयर और प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर जब ब्लड फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में एंटर करेगा तो उसे 3 डिफरेंट बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने यहाँ मेंशन किया है वो बैरियर्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो बैरियर है वो है ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियल मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलस की अगर हम एंडोथीलियल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं। दीज आर कॉल्ड फेनेस्ट्री। इन पोर्स को हम फेनेस्ट्री कहते हैं। इन फेनेस्ट्री का साइज पर्याप्त बड़ा है और पर्याप्त बड़ा होने के कारण कोई विशेष अफेक्टिव बैरियर ये यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाती हैं। तो अधिकांश सब्सटेंसेस जो ब्लड में हैं वो इस एंडोथीलियल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ डायग्राम में हमने ये फेनेस्ट्री को ऑब्जर्व किया। ये एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है और इसमें बड़ी साइज के कुछ पोर्स हैं जिन्हें फेनेस्ट्री कहा जाएगा। ओके, नंबर 2, दूसरा जो बैरियर है इट इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमने यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअल में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है एक प्रकार का, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में निगेटिवली चार्ज्ड कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेंगे कि अगर ब्लड में कोई निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उसके फिल्ट्रेशन को रोक देंगे। एक अफेक्टिव बैरियर का काम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन करती हैं। यहाँ पर नोट करने लायक बात है कि आपकी ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है उसका साइज इन बैरियर्स में जो पोर्स हैं उनके साइज से छोटा है, तो उसे इजीली फिल्टर हो जाना चाहिए। लेकिन वो निगेटिवली चार्ज है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक अफेक्टिव बैरियर का काम करती है, उससे रिपेल करती है और उसका फिल्ट्रेशन होने से उसे रोक देती है। थर्ड और लास्ट जो बैरियर है वो एक्चुअल में बोमन कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर है। इस लेयर की जो सेल्स है दे हैव स्यूडोपोड या फुट लाइक प्रोसेस। उन सेल्स को हमने पोडोसाइट्स कहा है, इसलिए इस लेयर का नाम भी पोडोसाइट लेयर है, यहां पर हमने मेंशन किया है। तो इन पोडोसाइट्स के जो स्यूडोपोडिया या जो फुट लाइक प्रोसेस है ये आपस में इंटरडिजिटेट होकर कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है जिन्हें हम स्लिट पोर कहते हैं। ये फिर एक अफेक्टिव बैरियर का काम करते हैं और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस इजीली फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगे और ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होंगे जिनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस स्लाइड में बेसिकली हमने डिस्कस किया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हमें बैरियर्स की रिक्वायरमेंट है, बिना बैरियर्स के फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर हमने कहा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैरियर। एंडोथीलियल मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की, बेसमेंट मेम्ब्रेन है और लास्ट में बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर है। ये तीनों मिलकर एक अफेक्टिव बैरियर का काम करती हैं और फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। जो सेकंड कंसेप्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, वो ये है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेशर की, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। वी कैन आल्सो यूज द टर्म अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर फॉर दैट। अगर इतना प्रेशर होगा तो ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो आएगा कैसे। तो मैंने स्लाइड में यहाँ मेंशन किया है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर
इज द रिजल्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्रेशर। 3 प्रकार के प्रेशर है, उनका रिजल्ट NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रेशर है हमारा, इट इज GBHP, सिंपली हम इसे कह सकते हैं, ये है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नंबर 1, 3 बातें इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, इट इज ए पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव का मतलब है कि ये जो प्रेशर है वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का सपोर्ट करता है, इसलिए हमने इसे पॉजिटिव प्रेशर कहा है। नंबर 2, इस प्रेशर की अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होगी, वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है इस प्रेशर की, वो है 55 mm ऑफ Hg। इतनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए। अलग अलग ऑथर्स ने इस प्रेशर की वैल्यू अलग अलग बताई है, बट एवरेज हम मान सकते हैं GBHP की वैल्यू 55 mm Hg होती है। अब ये प्रेशर इतना क्यों है, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहां पर एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल, तो एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल जो ये वाली है, यहां से ब्लड एंटर हुआ ग्लोमेरुलस के अंदर, और ER है, इफेरेंट रीनल आर्टेरियोल से वो बाहर निकल जाएगा। तो यहां से एंटर हुआ ARA से, ERA से वो बाहर निकल गया। अब यहां इस डायग्राम में थोड़ा सा देखें कि जो ARA है उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, ARA का डायमीटर ज़्यादा, ERA का डायमीटर थोड़ा कम है। तो एक लिमिटेड टाइम में जितना ब्लड इस ARA से ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा, वो ब्लड उतने ही समय में यहाँ से बाहर ERA से निकल नहीं पाएगा, तो वो रुकेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। उसी प्रेशर का नाम हमने दिया है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये पहला प्रेशर था, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकाली, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 55 mm Hg। नंबर 2, अब ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स की प्रेजेंस के कारण ब्लड एक कॉलॉइडी सॉल्यूशन बन गया है, और उसके कारण उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ब्लड में इन प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण ब्लड इजीली फिल्टर नहीं हो सकता। तो इन प्रोटीन ने जो एक प्रेशर क्रिएट किया, उस प्रेशर का नाम है ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपली हम इसे BCOP के नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 mm Hg है। ये एक निगेटिव प्रेशर है। निगेटिव का मतलब ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस का अपोज करता है, इजीली फिल्टर होने नहीं देगा। थर्ड जो प्रेशर है, इट इज कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। इट इज आल्सो ए नेगेटिव प्रेशर। ये भी एक नेगेटिव प्रेशर है, मतलब ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। अप्रोक्सीमेट इस प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो 15 mm Hg है। और ये प्रेशर इसलिए है कि फिल्टर होने के बाद जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है उसे बोमेन स्पेस के अंदर आना है, जहाँ पर पहले से एक लिक्विड पड़ा है। उस लिक्विड ने ये प्रेशर बनाया, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो नए लिक्विड को आने नहीं देगा, उसका अपोज करेगा। इन तीनों प्रेशर जो हमने डिस्कस किए अभी, GBHP, BCOP और CHP, इन तीनों का हम जो रिजल्टिंग प्रेशर निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट आता है 10 mm Hg। इसी 10 mm Hg को हमने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर या अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा है। अगर इतना प्रेशर हुआ तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, अदरवाइज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस की, बैरियर्स के बारे में और अफेक्टिव नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में। लास्ट, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है
या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, इसमें जो फिल्ट्रेट छनने के बाद नेफ्रॉन के ट्यूब्यूलर पार्ट में एंटर करेगा, दैट पर्टिकुलर फिल्ट्रेट इज कॉल्ड जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। रिचर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जीएफ का जो कंस्टिट्यूशन है, जो संगठन है इसका, वो ब्लड की प्लाज्मा के बिल्कुल एक जैसा है। केवल अंतर इतना है, ब्लड की प्लाज्मा में प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं, जीएफ में वो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपली ऐसा कहें, जीएफ इज प्लाज्मा विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, जीएफ के बनने की जो रेट है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर कहते हैं। एक हेल्थी पर्सन में इस जीएफआर की वैल्यू 125 ml पर मिनट होती है और इस प्रकार 24 घंटों में 180 लीटर के आसपास जीएफ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, जो हमारे यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड स्टेप है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।